17वां क्वेश्चन है कि मतिराम द्वारा रचित ग्रंथ कौन है। रचित ग्रंथ है कृष्णायन, जगद्विनोद, ललित ललाम, रस चंद्रिका। तो मतिराम द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? कृष्णायन, जगद्विनोद या ललित ललाम या रस चंद्रिका। तो सी सही जवाब है। ललित ललाम जो है मतिराम द्वारा रचित ग्रंथ है। मतिराम जो है रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि हैं। इनकी अन्य रचनाएं अगर देखें फूल मंजरी, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम जो है इनकी रचना है। तो ललित ललाम, फूल मंजरी, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम ये जो है किसकी है? मतिराम की रचना है। जबकि जगद्विनोद जो है पद्माकर द्वारा रचित है। जगद्विनोद किसके द्वारा रचित है? पद्माकर द्वारा रचित। पद्माकर द्वारा रचित अन्य ग्रंथ जो है पद्माभरण, प्रबोध पचासा, प्रताप सिंह बिरदावली इत्यादि जो है ये किसका है? पद्माकर द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है। तो जगद्विनोद और पद्माभरण, प्रबोध पचासा, प्रताप सिंह बिरदावली। पद्माभरण, प्रबोध पचासा, प्रताप सिंह बिरदावली और जगद्विनोद ये सभी रचना जो है पद्माकर द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है कि 18 कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर ध्रुव हो जाती है, सरल, भावपूर्ण या सरस हो जाती है। तो कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर सरल हो जाती है। क्या हो जाती है? सरल हो जाती है। मानक भाषा किसी भाषा की वह भाषा, प्रयुक्ति या भाषिका होती है जो किसी समुदाय, राज्य या राष्ट्र में संपर्क भाषा का दर्जा रखे और लोक संवाद में प्रयोग हो। तो कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर सरल हो जाती है। मानक भाषा किसी भाषा की वह भाषा, प्रयुक्ति या भाषिका होती है जो किसी समुदाय, राज्य या राष्ट्र में संपर्क भाषा का दर्जा रखे और लोक संवाद में प्रयोग हो। 19 क्वेश्चन है कि न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में रहती हैं निश्चितता, अनिश्चितता, कुशलता या कोमलता। तो 19 क्वेश्चन है न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में क्या रहती है। तो इसमें से सही जवाब जो है ये सही है। निश्चितता जो है न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता रहती है। न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता रहती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 फर्स्ट में प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी जब तक कि संसद विधि द्वारा उपबंध न करे। अगला क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है कि व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5, 4, 3, 2। तो व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो ये सही है, 5 प्रकार के। व्यवहार के आधार पर शब्द जो है 5 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित हैं जैसे पहला नंबर संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। ये व्यवहार के आधार पर 5 प्रकार के शब्द होते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। अगला क्वेश्चन है कि 21वां सा के अंतर्गत ऊष्म आते हैं स्पर्श, अंतस्थ या संयुक्त। तो ये ऊष्म के अंतर्गत आते हैं। सा ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन यार अलावा है। स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? का वर्ग से पा वर्ग तक है। का वर्ग से पा वर्ग तक स्पर्श व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन छा, त्रा, ज्ञा और श्रा जो है संयुक्त व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? चित्रलिपि, कीलाक्षर लिपि, अरमाइक लिपि या ब्राह्मी लिपि। तो खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? तो ये अरमाइक लिपि से हुई। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति अरमाइक लिपि से हुई। खरोष्ठी लिपि एक प्राचीन लिपि है जिसका उपयोग प्राचीन गांधार में किया जाता था। इस लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। तो खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? अरमाइक लिपि से हुई। खरोष्ठी लिपि एक प्राचीन लिपि है जिसका उपयोग प्राचीन गांधार में किया जाता था। इस लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? कुटिल लिपि, दक्षिण शैली, गुरुमुखी लिपि या नेपाली। तो प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास जो है ये कुटिल लिपि से हुआ था। है गुरुमुखी लिपि जो है पंजाबी भाषा की लिपि है। गुरुमुखी लिपि क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि। देवनागरी लिपि के विकास को इस प्रकार समझ सकते हैं। ब्राह्मी की बात करें तो दक्षिणी शैली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि आते हैं ब्राह्मी में। दक्षिणी शैली में
तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि। और उत्तरी शैली, फिर गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि, फिर देवनागरी। उत्तरी शैली, फिर गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, फिर देवनागरी। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, तो हमने बताया कुटिल लिपि। 24 क्वेश्चन है, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर, श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य नरेंद्र देव। तो नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर थे। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक जो थे काका कालेलकर थे। नागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना जो है 1935 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी, मराठी तथा गुजराती के लिए एक ही लिपि बनाने की दिशा में सुझाव दिया था तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन को स्वीकार करने का सुझाव दिया था। तो नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे, तो काका कालेलकर थे नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक। और इसकी स्थापना जो है 1935 ईस्वी में हुई थी। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी, मराठी तथा गुजराती के लिए एक ही लिपि बनाने की दिशा में सुझाव दिया था तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन को स्वीकार करने का सुझाव दिया था। 25 क्वेश्चन है कि स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई थी कब। स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 1733, 1780 में, 1833 में, 1880 में। तो इसका सही जवाब जो है सी है, 1833 में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। आगरा के पादरियों ने स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना की। तो स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 में और आगरा के पादरियों ने स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना की थी। 26 क्वेश्चन है कि ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र क्या था, इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई या श्री रामपुर। तो ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र क्या था, तो ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र श्री रामपुर था। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये मुख्यतः भारत में अपने धर्म के प्रचार के उद्देश्य से आए थे। तो ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र क्या था, श्री रामपुर था और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये मुख्यतः भारत में अपने धर्म के प्रचार के उद्देश्य से आए थे। 27 क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर खेर, पुरुषोत्तम दास टंडन, सी राजगोपालाचारी। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। कौन थे, बाल गंगाधर खेर थे। इस आयोग में 21 सदस्य थे। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा के लिए सन 1957 ईस्वी में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। राजभाषा आयोग का गठन जो है 1955 ईस्वी में हुआ था। तो 27 क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे थे और इसमें 21 सदस्य थे। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा के लिए सन 1957 ईस्वी में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में हुआ था। 28 क्वेश्चन है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित शिक्षा मंत्रालय के अनुवाद विभाग हैं। यह गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, प्रावधिक शिक्षा मंत्रालय। तो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित कौन है, तो ये गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से संबंधित है। वर्ष 1960 ईस्वी में शिक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना करके असंविधिक साहित्य के हिंदी अनुवाद का कार्य आरंभ किया गया। लेकिन राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन का दायित्व जो है गृह मंत्रालय के अधीन होने के कारण केंद्र सरकार के असंविधिक प्रक्रिया साहित्य के अनुवाद का दायित्व गृह मंत्रालय को सौंपा गया। तदनुसार 1 मार्च 1971 को गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई। वर्तमान में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है। तो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो संबंधित गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग है और संबंधित है। वर्ष 1960 ईस्वी में शिक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना करके
असंवैधिक साहित्य के हिंदी अनुवाद का कार्य आरंभ किया गया, लेकिन राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन का दायित्व जो है गृह मंत्रालय के अधीन होने के कारण केंद्र सरकार के असंवैधिक प्रक्रिया साहित्य के अनुवाद का दायित्व गृह मंत्रालय को सौंपा गया। तदनुसार 1 मार्च जो है 1971 को गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई। वर्तमान में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो राजभाषा विभाग के जो है अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है। 29 क्वेश्चन है कि भारत की राजभाषा हिंदी, अंग्रेजी भारत की सभी भाषाएं। तो भारत की राजभाषा हिंदी है। दिए गए विकल्प के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी को माना जाता है। राजभाषा जो है किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है जो कि सभी राजकीय प्रयोजन अर्थात सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत देवनागरी लिपि एवं हिंदी को राष्ट्र की राजभाषा घोषित किया गया है। अनुच्छेद 343 में यह अनुमति प्रदान की गई कि 15 वर्ष की अवधि तक अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। दिए गए विकल्प के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी को माना जाता है। राज्य भाषा किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है जो कि सभी राजकीय प्रयोजन अर्थात सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अंतर्गत देवनागरी लिपि एवं हिंदी को राष्ट्र की राजभाषा घोषित किया गया। अनुच्छेद 343 में अनुमति प्रदान की गई 15 वर्ष की अवधि तक अंग्रेजी का भी प्रयोग होता रहेगा। अगला क्वेश्चन 30 है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। दूसरा है कि रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। बोली जो है दैनंदिन व्यवहृत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है। विभाषा बोली का विकसित रूप है। चौथा है विभाषा बोली का विकसित रूप। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? तो बी गलत है कि रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, ये गलत है। बल्कि विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप जो है भाषा से बहुत छोटा होता है और बोली जो है दैनंदिन व्यवहृत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है। विभाषा बोली का विकसित रूप है। ये सभी कथन जो है सही है। 31 क्वेश्चन है कि खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज। तो खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान जो है आर्य समाज को रहा है। किसको रहा? आर्य समाज को रहा है। आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में सन 1875 ईस्वी में किया था। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। हिंदी गद्य को प्रभावित करने वाला धार्मिक आंदोलन आर्य समाज का था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1872 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश द्वारा अपने विचारों को खड़ी बोली हिंदी में प्रस्तुत किया। आर्य समाज के हिंदी खड़ी बोली के विकास में महत्व को स्वीकार करते हुए डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखा है कि इस प्रकार आर्य समाज तथा अन्य धार्मिक आंदोलनों के कारण हिंदी भाषा तथा गद्य शैली का विकास हुआ, यह निर्विवाद है। 32 क्वेश्चन है कि प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध से किससे है? साहित्य से, कला से, कल्पना या जीविकोपार्जन। तो प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध जीविकोपार्जन से है। किससे है? प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध जीविकोपार्जन से है। प्रयोजन मूलक से तात्पर्य हिंदी के उस स्वरूप से है जो विज्ञान, तकनीकी, विधि, संचार एवं अन्य गतिविधियों में प्रयुक्त होती है। इसे कामकाजी हिंदी भी कहा जाता है। तो प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध जीविकोपार्जन से है और प्रयोजन मूलक से तात्पर्य हिंदी के उस स्वरूप से है जो विज्ञान, तकनीकी, विधि, संचार एवं अन्य गतिविधियों में प्रयुक्त होती है। इसे कामकाजी हिंदी भी कहा जाता है। 33 क्वेश्चन है कि इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः क्या रहा है? अध्यात्म परक, विकास परक, यथार्थ परक या अनुसंधान परक। तो इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः अध्यात्म परक रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है।
यदि आदि से जो है अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। तो इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः अध्यात्मपरक रहा है। अगला क्वेश्चन है 3484 वैष्णवन की वार्ता के लेखक नाभादास, नंददास, गोकुलनाथ या सूरदास है। 84 वैष्णवन की वार्ता, तो इसके सही जवाब जो है 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक गोकुलदास हैं। कौन है? गोकुलदास 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? गोकुलदास हैं। ये विट्ठलनाथ के पुत्र थे गोकुलदास। और इनकी एक अन्य रचना 252 वैष्णवन की वार्ता है। सूरदास और नंददास जो है, और विट्ठलनाथ के क्या थे? ये विट्ठलनाथ के पुत्र थे। सूरदास और नंददास अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना जो है विट्ठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में किया था, जबकि नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि थे। इन्होंने अष्टयाम और भक्तमाल नामक ग्रंथों की रचना की। तो नाभादास ने अष्टयाम और भक्तमाल नामक ग्रंथों की रचना की। और 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? गोकुलदास द्वारा, और ये विट्ठलनाथ के पुत्र थे। अगर सूरदास और नंददास अष्टछाप के कवि हैं, अष्टछाप की स्थापना जो है विट्ठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है 35 दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? गाडसा दत्तासी, गिलक्रास्ट, जॉर्ज ग्रियर्सन, मैक्स मूलर। दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। गाडसा दत्तासी ने स्तवारदाला लिटरेच्योर एंड हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। तो दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है, और सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। गाडसा दत्तासी की बात करें तो स्तवारदाला लिटरेच्योर एंड हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। 36 क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1917, 18, 19 या 29। तो इसका सही जवाब जो है 1929 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन सन 1929 ईस्वी में हुआ। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में शुक्ल जी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ का सर्वोच्च स्थान है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतकाल को कलाकाल कहा है? तो ऐसे कौन से लेखक हैं जो आदिकाल को जो है जयकाल कह सकते हैं तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है? डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। तो आदिकाल को जयकाल तथा रीतकाल को कलाकाल जो है कहने वाले डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल हैं। कौन है? रामशंकर शुक्ल रसाल। दिए गए विकल्पों में आदिकाल को जयकाल तथा रीतकाल को कलाकाल डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। रीतिकाल का नाम और उसके प्रयोक्ता निम्नलिखित हैं। अगर रीतिकाव्य कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन, रीतिकाव्य कहते हैं। अलंकृत काल मिश्र बंधु कहते हैं। रीतकाल रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। और श्रृंगार काल जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो जयकाल तथा कलाकाल किसने कहा? डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल। रीतिकाव्य जॉर्ज ग्रियर्सन, अलंकृत काल मिश्र बंधु, और रीतकाल रामचंद्र शुक्ल, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 38 क्वेश्चन की बात करेंगे कि आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है? आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद या छायावाद। तो आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति जो है छायावाद है। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है? छायावाद है। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में
छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है मुकुटधर पांडे को। छायावाद के कवि चतुष्टय में जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला तथा महादेवी वर्मा आती हैं। तो आधुनिक काल के तीसरे उत्थान के प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति कौन है? छायावाद है। 39 क्वेश्चन है कि संदेश राशक की श्रेणी में आता है खंड काव्य, महाकाव्य, चंपू काव्य, गीति काव्य। तो संदेश राशक जो है किस श्रेणी में आता है? तो संदेश राशक जो है ये खंड काव्य की श्रेणी में आता है। यह अब्दुल रहमान द्वारा लिखित पहला धर्मोत्तर जो है रास ग्रंथ है। इस ग्रंथ में जो है विक्रमपुर के एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। तो संदेश राशक की श्रेणी में खंड काव्य में आता है, श्रेणी में आता है। और यह जो है संदेश राशक किसके द्वारा रचित है? अब्दुल रहमान द्वारा लिखित पहला जो है धर्मोत्तर रास ग्रंथ है। इस ग्रंथ में विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। तो संदेश राशक खंड काव्य और ये अब्दुल रहमान द्वारा लिखित है और पहला धर्मोत्तर रास ग्रंथ है। इस ग्रंथ में विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह कथा की वर्णन है। अमीर खुसरो का पूरा नाम अब्दुल रईस खुसरो, अब्दुल खालिक खुसरो, अब्दुल कजल खुसरो, अब्दुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। तो अब्दुल हसन डी सही है। अबुल हसन जो है यमीनुद्दीन खुसरो जो है अमीर खुसरो का पूरा नाम है। अमीर खुसरो जो है निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित है: खालिक बारी, पहेलियाँ, दो शुकने और गज़ल जो है इत्यादि, ये सभी अमीर खुसरो की रचना है। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग अलग है, ब्रह्म विशेषण युक्त है। तो अद्वैतवाद के अनुसार क्या कहा गया? अद्वैतवाद के अनुसार कहा गया कि जीव और ब्रह्म क्या है? एक है। जीव और ब्रह्म एक है। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है। अद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य थे। इसे शंकराद्वैत भी कहा जाता है। शंकराचार्य मानते हैं कि संसार में ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। जीव केवल अज्ञान के कारण ही ब्रह्म को नहीं जान पाता, जबकि ब्रह्म तो उसके ही अंदर जो है विराजमान है। तो अद्वैतवाद के अनुसार क्या है? जीव और ब्रह्म एक है। और अद्वैतवाद के दर्शन के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य। इसे शंकराद्वैत भी कहा जाता है। शंकराचार्य क्या मानते हैं कि संसार में ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म अलग नहीं। जीव केवल अज्ञान के कारण ही ब्रह्म को नहीं जान पाता, जबकि ब्रह्म तो उसके ही अंदर विराजमान है। 42 क्वेश्चन है कि कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता है। श्री संप्रदाय, रुद्र, ब्रह्म या सनकादि। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? तो ये जो संप्रदाय है ये सनकादि संप्रदाय है कि कृष्ण के साथ राधा की महानता जो है सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। किस संप्रदाय की विशेषता? सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। सनकादि संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्क को क्या माना जाता है? भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्काचार्य ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना किया है। वेदांत, पारिजात, सौरभ, ये इनकी रचना है। और 10 श्लोकी श्री कृष्ण स्तवराज, ये सभी रचना जो है निम्बार्काचार्य की रचना है। वेदांत, पारिजात, सौरभ और 10 श्लोकी श्री कृष्ण स्तवराज, ये सभी रचना जो है निम्बार्काचार्य की रचना है। निम्बार्काचार्य के गुरु कौन थे? नारद मुनि थे। और संप्रदाय क्या है? शनाकादि। और वल्लभाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी, रुद्र संप्रदाय। स्वामी हरदास के आसधीर गुरु हैं। और सखी संप्रदाय। हित हरिवंश के गोपाल भट्ट गुरु हैं। और राधा वल्लभ संप्रदाय। तो प्रश्न यही था कि कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? सनकादि संप्रदाय हमने बताया। सनकादि संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्काचार्य ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की: वेदांत, पारिजात, सौरभ और 10 श्लोकी श्री कृष्ण स्तवराज, ये सभी रचनाएं जो हैं निम्बार्काचार्य की। निम्बार्काचार्य के गुरु नारद मुनि और शनकादि संप्रदाय। वल्लभाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी, रुद्र संप्रदाय।
स्वामी हरदास के आसधीर सखी संप्रदाय और हित हरिवंश के गोपाल भट्ट राधा वल्लभ संप्रदाय। 43 क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड द्वारा सही उत्तर चुनिए। विशिष्टाद्वैत, निम्बार्क द्वैत, विष्णु स्वामी, शुद्धाद्वैत, रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैत, मध्वाचार्य। तो इसका सही जवाब जो है डी सही जवाब है। विशिष्टाद्वैत जो है ये रामानुजाचार्य आचार्य हैं इसके। विशिष्टाद्वैत जो है दार्शनिक मत है, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, और शुद्धाद्वैत जो है विष्णु स्वामी, द्वैताद्वैत निम्बार्क। तो विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, और शुद्धाद्वैतवाद जो है विष्णु स्वामी, द्वैताद्वैत निम्बार्क। 44 क्वेश्चन है, रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन आते हैं? रंगाचार्य, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य या पुंडरीकाक्ष। तो रामानंद की शिष्य परंपरा में जो है रामानुजाचार्य आते हैं। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आता है। रामानुजाचार्य की 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। रामानंद 14वीं शती में वर्तमान थे। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है वैष्णव मताब्ज भास्कर, वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, आनंद भाष्य, योग चिंतामणि, आनंद भाष्य और राम रक्षा स्तोत्र। ये सभी रचना जो है रामानंद की है। वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, आनंद भाष्य, राम रक्षा स्तोत्र। रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। इन्होंने न्यायत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा। रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है और इन्होंने न्यायत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा है। तो रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन आते हैं? तो रामानुजाचार्य हैं। कौन है? रामानुजाचार्य हैं। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानुजाचार्य की 14वीं 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता जो है रामानंद माने जाते हैं। रामानंद जो है 14वीं शती में वर्तमान थे। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति और योग चिंतामणि, आनंद भाष्य और राम रक्षा स्तोत्र। तो रामानंद जो है रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आता है। रामानुजाचार्य की 14वीं 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। रामानंद 14वीं शती में वर्तमान थे। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, आनंद भाष्य और राम रक्षा स्तोत्र है। रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है और इन्होंने न्यायत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा। 45 क्वेश्चन है कि सदुक्कड़ी भाषा से आशय क्या है? जिसमें कटु भक्तों का प्रयोग हो, जिसमें खड़पन की झलक हो, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों के संकेतांक हो। तो सदुक्कड़ी भाषा से आशय जो है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं या बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो उसे सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो उसे सी सही जवाब है। सदुक्कड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहते हैं और श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। 46 क्वेश्चन है कि सुरति से आशय क्या है? उन्माद, विरक्ति, ध्यान, आनंद का अनुभव। तो सुरति से आशय क्या है? सुरत से आशय है आनंद का अनुभव। सुरति शब्द से आशय क्या है? आनंद का अनुभव है। उन्माद का अर्थ क्या होता है? उन्माद का अर्थ होता है पागलपन या सनक, उन्माद का अर्थ होता है। विरक्ति का वैराग्य होता है अर्थ। ध्यान का स्वरूप चिंतन होता है। तो सुरत से आशय क्या है? आनंद का अनुभव है। उन्माद से का अर्थ है पागलपन या सनक होता है। विरक्ति का वैराग्य होता है और ध्यान का जो है अर्थ होता है स्वरूप चिंतन। 47 क्वेश्चन है कि संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ काशी से या प्रयाग से या पंढरपुर या उज्जैन से। संत साधना का साहित्यिक रूप कहाँ से प्रारंभ हुआ?
तो भैया ये पंढरपुर से है। संत साधना के साहित्यिक रूप जो है पंढरपुर से प्रारंभ हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक जो थे कबीरदास ही थे। संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रस्तोता हैं। तो संत साधना का साहित्यिक रूप जो है पंढरपुर से प्रारंभ हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रस्तोता हैं। रामचंद्र शुक्ल जो है प्रथम कवि किसे मानते हैं, तो कबीरदास को प्रस्तोता, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीरदास राम कुमार वर्मा नामदेव को मानते हैं प्रथम कवि। तो कह रहा है कि संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ होता है तो ये पंढरपुर से होता है, और रामचंद्र शुक्ल कबीरदास को प्रथम कवि मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीरदास को, और राम कुमार वर्मा नामदेव को। 48 क्वेश्चन है कि अंगवधू की रचना है गरीबदास, मिस्कीन दास, मलुगदास या दादू दयाल। तो अंगवधू की रचना क्या है? अंगवधू दादू दयाल की रचना है, डी सही है। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय नाम से जाना जाता है। दादू दयाल की अन्य रचनाएं हरडे बानी, काया बोली इत्यादि हैं। तो अंगवधू और हरडे बानी, काया बोली ये सभी रचना जो है दादू दयाल की रचना है। हरडे बानी, काया बोली, अंगवधू जो है ये सभी रचना किसकी है? दादू दयाल। मलुकदास की बात करें तो ज्ञानबोध, रत्न खान, ज्ञान परोक्षी, ध्रुव चरित ये सभी रचना जो है किसकी हैं? मलुकदास की। ज्ञानबोध, रत्न खान, ज्ञान परोक्षी, ध्रुव चरित इत्यादि जो है मलुकदास की रचना है। ज्ञानबोध, रत्न खान, ज्ञान परोक्षी, ध्रुव चरित ये सभी रचना जो है मलुकदास की रचना है। तो अंगवधू की रचना कौन सी है? तो अंगवधू की रचना हमने बताया दादू दयाल की रचना है, और इनकी रचना जो है हरडे बानी, काया बोली। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय नाम से जाना जाता है, और दादू दयाल की अन्य रचनाएं जो है अंगवधू, हरडे बानी, काया बोली इत्यादि हैं। मलुकदास की रचना ज्ञानबोध है, रत्न खान है, और ज्ञान परोक्षी, ध्रुव चरित ये जो है मलुकदास की रचना है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? मुल्ला दाऊद, जायसी, मुल्ला वजही, कुतुबन। तो अगर बात करें हिंदी के प्रथम सूफी कवि तो मुल्ला दाऊद हैं हिंदी के प्रथम सूफी कवि। चंदान जो है इनकी प्रमुख ग्रंथ है, और इसमें नायक जो है लोर है, और लोरी का और चंदा की प्रेम कथा है। जायसी जो है, जायसी भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रमुख कवि हैं, और इनकी प्रमुख रचना है पद्मावता खरावट, आखिरी कलाम, और मसलानामा। मसलानामा भी इनकी रचना है जायसी की। 50 क्वेश्चन है कि अनलाहक मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा किसने की? अनलाहक मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा किसने की? जायसी, मंसूर या अमीर खुसरो, कबीर। तो अनहलक मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा किसने की? मंसूर ने। भी सही है। अनहलक मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा मंसूर ने किया था। इस घोषणा से नाराज होकर लोगों ने मंसूर बिन हल्लाज को फांसी पर लटका दिया था। मंसूर प्रमुख सूफी कवि थे, जबकि जायसी भी प्रमुख सूफी कवि हैं, और अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के आदि कवि माने जाते हैं। तो अनलाहक मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा किसने की? मंसूर ने। और इस घोषणा से नाराज होकर लोगों ने मंसूर बिन हल्लाज को फांसी पर लटका दिया था। मंसूर प्रमुख सूफी कवि थे, जबकि जायसी भी प्रमुख सूफी कवि हैं, और अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के आदि कवि माने जाते थे। 51 क्वेश्चन है कि कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? सैयद अशरफ, दामो, मेहंदी बुरहान, शेख बुरहान। तो कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान था। कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान है। ये शेर शाह के पिता हुसैन शाह के समकालीन थे। ये शेर शाह के जो पिता थे हुसैन शाह के समकालीन थे कुतुबन। कुतुबन जो है सूफी प्रेम काव्य परंपरा के कवि थे, और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? मृगावती है। तो कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान है, और ये शेर शाह के पिता हुसैन शाह के समकालीन थे। कुतुबन जो है सूफी प्रेम काव्य परंपरा के कवि थे, और इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? मृगावती है। सूफी कवियों के सबसे प्रिय अलंकार क्या है? वक्रोक्ति, समासोक्ति, अनुप्रास या श्लेष। तो सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार देखें तो समासोक्ति जो है भी सही है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार समासोक्ति है। जायसी
जो है सूफी कवियों में सबसे प्रमुख माने जाते हैं। इन्होंने पद्मावत महाकाव्य की रचना किया है। सूफी कवियों की प्रमुख भाषा क्या है? अवधी है। और इनके प्रिय अलंकार कौन सा है? समासोक्ति है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि रस रतन के रचयिता कौन है? जान कवि, पोहकार, शेख नबी, शेख निसार। तो रस रतन के रचयिता जो है कौन है? रस रतन के रचयिता, तो रस रतन के रचयिता जो है पोहकार हैं। पोहकार सही जवाब है, बी सही जवाब है। रस रतन के रचयिता पोहकार हैं और इसका रचना काल 1673 ईस्वी। जान कवि सूफी कवियों में सबसे अधिक रचना करने वाले कवि हैं। शेख नबी की प्रमुख रचना कौन सी है? ज्ञानदीप है। इसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी की कथा वर्णित है। तो रस रतन के रचयिता पोहकार हमने बताया है और इसका रचना काल 1673 ईस्वी में। जान कवि सूफी कवियों में सबसे अधिक रचना करने वाले कवि हैं। और शेख नबी की प्रमुख रचना कौन सी है? ज्ञानदीप है और इसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी की कथा वर्णित है। रस रतन जो है किसकी रचना है? पोहकार की। और शेख नबी की रचना कौन सी है? ज्ञानदीप है। 54 क्वेश्चन है, आलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? 9, 10, 11, 12। तो आलवार वैष्णवों की संख्या जो है 12 है। आलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? 12 है। दक्षिण भारतीय वैष्णव भक्तों को आलवार कहते हैं। आलवारों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की है। इनका संबंध जो है दक्षिण भारत के केरल प्रांत से था। आलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय सठकोप थे। आलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन थे? सठकोप थे। तो आलवार वैष्णवों की संख्या 12 है और दक्षिण भारतीय वैष्णव भक्तों को आलवार कहते हैं। आलवारों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की है। इनका संबंध जो है दक्षिण भारत के केरल प्रांत से था। आलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय जो है सठकोप थे। 55 क्वेश्चन है, रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? अरण्य कांड और लंका कांड, सुंदर कांड और उत्तर कांड, बाल कांड और अयोध्या कांड, उपयुक्त सभी कांडों में। तो अगर बात करें रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किस कांडों में मिलता है, किन कांडों में? तो इसका सही जवाब जो है अरण्य कांड और लंका कांड। अरण्य कांड और लंका कांड में जो है विभत्स रस का प्रयोग अरण्य कांड और लंका कांड में मिलता है। रामचरितमानस की रचना जो है तुलसीदास ने 1631 ईस्वी में किया था। मानस में 7 कांड है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित एक महाकाव्य है। तो अगर विभत्स रस का प्रयोग कांडों में मिलता है तो रामचरितमानस में अरण्य कांड और लंका कांड में मिलता है। और तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस 1631 में किया था। मानस में 7 कांड है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है और रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित एक महाकाव्य है। 56 क्वेश्चन है कि सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन है? सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता नाभादास, पोलंकी राममूर्ति, जानकी रसिक शरण या रामप्रिया शरण। तो सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता जो है रामप्रिया शरण है। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता रामप्रिया शरण है। नाभादास तुलसी के समकालीन राम भक्त कवि थे। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात किया था और इनके गुरु का नाम कौन था? गुरु का नाम अग्रदास था। इन्होंने ब्रजभाषा में भक्तमाल की रचना किया है। तो सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता रामप्रिया शरण है। नाभादास तुलसी के समकालीन राम भक्त कवि थे। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात किया था। इनके गुरु का नाम क्या था? अग्रदास था और इन्होंने ब्रजभाषा में भक्तमाल की रचना की। 57 क्वेश्चन है कि समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरीय लाला गायन। तो कह रहा है समग्र जो है भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो अहंकार का त्याग जो है दिए गए विकल्प के अनुसार समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग विशेषता लागू होती है। भक्तिकालीन कवियों में अहंकार की भावना का अभाव था तथा कबीर जैसे भक्त कवियों ने सामान्य जनमानस को भी अहंकार से दूर रहने का संदेश दिया है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए।
और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। रसिक प्रिया चिंतामणि, काव्य प्रकाश मतीराम, ललित ललाम कुलपति मिश्र, रस रहस्य केशवदास की रचना। तो इसका भी सही जवाब है। अगर रसिक प्रिया की बात करें तो यह केशवदास की रचना है। रसिक प्रिया केशवदास की रचना। काव्य प्रकाश की बात करें तो यह चिंतामणि की रचना, ललित ललाम मतीराम की रचना है। रस रहस्य कुलपति मिश्र। तो रसिक प्रिया केशवदास, काव्य प्रकाश चिंतामणि और ललित ललाम मतीराम, रस रहस्य जो है ये कुलपति मिश्र की है। और जो है काव्य प्रकाश किसका है? चिंतामणि का। और रसिक प्रिया केशवदास, ललित ललाम मतीराम। 59 क्वेश्चन है, रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या थी? तो रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, अलंकार विवेचन या छंद विवेचन या शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष विवेचन था। तो रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति जो है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन है। रीतकाल की क्या है? सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन है। इस युग में श्रृंगारी रचनाओं की प्रधानता रही। यह युग मुक्तक रचना का युग रहा। मुख्यतः कवित्व, शवैया दोहे इस युग में लिखे गए। कवि राजाश्रित होते थे, इसलिए इस युग की कविता जो है दरबारी रही, जिसके फलस्वरूप इसमें चमत्कारपूर्ण व्यंजना विशेषता मिलती है। तो रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन है। इस युग में श्रृंगारी रचनाओं की प्रधानता रही। यह युग मुक्तक रचना का युग रहा। मुख्यतः कवित्व, शवैया दोहे इस युग में लिखे गए। कवि जो है राजाश्रित होते थे, इसलिए इस युग की कविता जो है दरबारी रही, जिसके फलस्वरूप इसमें चमत्कारपूर्ण व्यंजना विशेषता मिलती है। विज्ञान गीता की कृति कौन सी है? केशवदास किसकी कृति है? विज्ञान गीता केशवदास, सूरदास या तुलसीदास या बिहारी? तो ये केशवदास की रचना है विज्ञान गीता। केशवदास की अन्य प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित और छंदमाल, ये सभी रचनाएं जो हैं किसके हैं? केशवदास के। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, छंदमाल इत्यादि। सूरदास की रचना साहित्य लहरी, शोरसागर, शोरसारावली। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, दोहावली, विनय पत्रिका इत्यादि। 61 क्वेश्चन है, भाषा भूषण के रचयिता कौन है? भूषण देव, कुलपति मिश्र, जसवंत सिंह। तो भाषा भूषण के रचयिता कौन है? भाषा भूषण के रचयिता जो है जसवंत सिंह है। भाषा भूषण के रचयिता कौन है? जसवंत सिंह। ये रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं जसवंत सिंह के। अपरोक्ष सिद्धांत भी इनकी रचना है। कौन सा? अपरोक्ष सिद्धांत, सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, ये सभी रचनाएं। और भाषा भूषण जो है जसवंत सिंह की ही रचना है। अपरोक्ष सिद्धांत, सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश इत्यादि जो है भाषा भूषण के जसवंत सिंह की रचना है। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। अगर भूषण की रचनाओं की बात करें तो शिवराज भूषण है इनकी, शिवा बावनी है, छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक जो है भूषण की रचना है। देव की रचनाओं की बात करें तो भाव विलास, भवानी विलास, काव्य रसायन, देव माया प्रपंच, ये सभी रचनाएं जो हैं देव की रचना है। कुलपति मिश्र की रचनाओं की बात करें तो रस रहस्य, संग्राम सार, युक्ति तरंगिणी, द्रोण पर्व, नक्षिक, ये सभी जो है कुलपति मिश्र की रचनाएं हैं। तो रस रहस्य, संग्राम सार, युक्ति तरंगिणी, द्रोण पर्व, नक्षिक, ये सभी कुलपति मिश्र की रचनाएं हैं। तो भूषण की रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये सभी रचनाएं भूषण की रचनाएं हैं। देव की रचना है भाव विलास, भवानी विलास, काव्य रसायन, देव माया प्रपंच, ये सभी जो है देव की रचनाएं। भाव विलास, भवानी विलास, काव्य रसायन और देव माया प्रपंच। कुलपति मिश्र की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो कुलपति मिश्र की रचनाओं को हमने बताया कि रस रहस्य इनकी रचना है। रस रहस्य, संग्राम सार, रस रहस्य, संग्राम सार और युक्ति तरंगिणी, द्रोण पर्व, नक्षिक, ये सभी जो है कुलपति मिश्र की रचनाएं। रस रहस्य, संग्राम सार, युक्ति तरंगिणी, द्रोण पर्व, नक्षिक। 62 क्वेश्चन है कि रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा रहा है? रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा है? सवैया, दोहा, चौपाई, छप्पा। तो रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद जो है सवैया रहा। और रीति युगीन कवियों के सर्वाधिक प्रिय छंद क्या है? सवैया रहा है।
रीतिकाल को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिकाल की काव्य भाषा मुख्य रूप से ब्रजभाषा रही है। 63 क्वेश्चन है कि भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है शिवा भवनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक या दूषण उल्लास। तो किस ग्रंथ में जो है अलंकार निरूपक है? भूषण ग्रंथों में अलंकार निरूपक ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही जवाब जो है शिवराज भूषण है। भूषण के ग्रंथों में शिवराज भूषण जो है अलंकार निरूपक ग्रंथ है। भूषण जो है रीतकाल में रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं। भूषण मुख्यतः वीर रस के कवि हैं। इनको भूषण की उपाधि चित्रकूट राजा जो है रुद्र शाह ने प्रदान किया था। इन्होंने अपने काव्यों में शिवाजी तथा छत्रसाल के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया है। तो भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है तो शिवराज भूषण हमने बताया अलंकार निरूपक ग्रंथ है। भूषण रीतिकाल में रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं। भूषण जो है मुख्यतः वीर रस के कवि हैं और इनको भूषण की उपाधि जो है चित्रकूट राजा जो है रुद्र शाह ने प्रदान किया था। इनको भूषण की उपाधि जो है चित्रकूट राजा जो है रुद्र शाह ने प्रदान किया था और इन्होंने अपने काव्य में शिवाजी तथा छत्रसाल के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया है। तो 63 क्वेश्चन है कि भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक कौन सा है? शिवराज भूषण है। शिवराज भूषण जो है भूषण ग्रंथों में शिवराज भूषण अलंकार निरूपक ग्रंथ है। भूषण जो है रीतिकाल में रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं। भूषण मुख्यतः वीर रस के कवि हैं। इनको भूषण की उपाधि चित्रकूट राजा रुद्र शाह ने प्रदान किया था। इन्होंने अपने काव्यों में शिवाजी तथा छत्रसाल के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया है। 64 क्वेश्चन है कि मतीराम की भाषा क्या है? बोलचाल की ब्रजभाषा, साहित्यिक ब्रजभाषा, साहित्यिक अवधी या साहित्यिक राजस्थानी। तो मतीराम की भाषा जो है साहित्यिक ब्रजभाषा है। मतीराम की भाषा क्या है? साहित्यिक ब्रजभाषा है। मतीराम चिंतामणि और भूषण के सहोदर हैं। मतीराम कौन है? चिंतामणि और भूषण के क्या हैं? सहोदर हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मतीराम की सी स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या कहा गया कि मतीराम की सी स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती हैं। मतीराम के प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो फूल मंजरी, साहित्यसार, रसराज और ललित ललाम जो है वृत्त कौमुदी, ये सभी रचनाएं जो हैं मतीराम की रचनाएं। फूल मंजरी, साहित्यसार और रसराज, ललित ललाम और वृत्त कौमुदी इत्यादि जो है मतीराम की रचनाएं। मतीराम की भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है और मतीराम चिंतामणि और भूषण के सहोदर हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मतीराम की सी स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। मतीराम के प्रमुख ग्रंथ कौन है? फूल मंजरी, साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम, वृत्त कौमुदी। 65 क्वेश्चन है वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि? घनानंद, रसलियन, पद्माकर, आलम। तो वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है? तो वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि जो है घनानंद है। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है? घनानंद है। घनानंद रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि हैं। ये मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में रहते थे। घनानंद की प्रमुख रचनाएं सुजानसार, इश्कलता, वियोगवेली, कोकसार, यमुना यश, ये जो है घनानंद की रचना है। सुजानसार, इश्कलता, वियोगवेली, कोकसार, यमुना यश इत्यादि जो है किसकी रचना है? घनानंद। और घनानंद जो है रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि हैं। ये मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में रहते थे और इनकी रचनाएं सुजानसार, इश्कलता, वियोगवेली, कोकसार, यमुना यश इत्यादि रचनाएं घनानंद की। 66 क्वेश्चन है इनमें से किस ग्रंथ में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना द्रष्टव्य है? गोरक्षार, योग वासिष्ठ, पद्म पुराण, उदयभान चरित। तो इनमें से ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो सबसे प्राचीन गद्य का नमूना द्रष्टव्य है? गोरक्षार, योग वासिष्ठ या पद्म पुराण या उदयभान चरित। तो ये सही जवाब है। गोरक्षार में जो है सबसे प्राचीन गद्य का नमूना द्रष्टव्य है। दिए गए विकल्पों में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना गोरक्षार में द्रष्टव्य है। यह गोरखनाथ की रचना है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ निम्नलिखित हैं। आत्मबोध है गोरखनाथ के प्रमाणिक जो है ग्रंथ आत्मबोध, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा।
आत्मबोध, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौंतीसा, पंचमात्रा और गोरक्षार, ये सभी रचनाएं जो हैं गोरखनाथ के हैं। और इनकी जो गुरु का नाम क्या था, तो गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। इंसाअल्लाह खां द्वारा रचित जो है रानीखेत की कहानी को उदयभान चरित नाम से भी जाना जाता है। इंसाअल्लाह खां द्वारा रचित जो रानीखेत की कहानी है, इसको उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है। भाषा योग वासिष्ठ जो है राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। भाषा योग वासिष्ठ, भाषा योग वासिष्ठ की भाषा मूलतः क्या है, पंजाबी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली है। ठीक है, तो इसमें प्रश्न यही था कि किस ग्रंथ में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना द्रष्टव्य है, तो हमने गोरक्षार बताया। गोरखनाथ की रचना है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ, और मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी के प्रथम गद्य लेखक माना। गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ आत्मबोध, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौंतीसा और पंचमात्रा। और इंसाअल्लाह खां द्वारा रचित रानीखेत की कहानी को उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है। भाषा योग वासिष्ठ जो है राम प्रसाद निरंजनी की रचना। भाषा योग वासिष्ठ की भाषा मूलतः क्या है, पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली है। लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, शकुंतला नाटक, प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी या बैताल पच्चीसी। तो लल्लू लाल जी के सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ की बात करें तो ये प्रेम सागर है। लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ प्रेम सागर है। लल्लू लाल उर्दू को यामनी भाषा कहते हैं। लल्लू लाल क्या कहते हैं, उर्दू को यामनी भाषा कहते हैं। उन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामनी भाषा को छोड़ने की बात कही थी। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि लल्लू लाल की भाषा जो है कृष्णो उपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली है। लल्लू लाल की अन्य प्रमुख रचनाएं जो है माधोनल है, राजनीति है, सभा विलास, लाल चंद्रिका इत्यादि हैं। माधोनल, राजनीति, सभा विलास, लाल चंद्रिका और कौन सा है, प्रेम सागर है। तो माधोनल, राजनीति, सभा विलास, माधोनल, राजनीति, सभा विलास, लाल चंद्रिका और प्रेम सागर, ये सभी रचनाएं जो है लल्लू लाल जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध है। लल्लू लाल उर्दू को यामनी भाषा कहते हैं। उन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामनी भाषा को छोड़ने की बात कही थी। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि लल्लू लाल की भाषा कृष्ण उपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली है। अगला क्वेश्चन है, सुख सागर का विषय क्या है, शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग है या गीता के प्रेरक प्रसंग या विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग, इनमें से कोई नहीं। तो सुख सागर का विषय क्या है, सुख सागर का विषय जो है विष्णु पुराण के सही है, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग है। सुख सागर का विषय क्या है, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक क्या है, प्रसंग है। सुख सागर के विषय विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग है। यह मुंशी सदा सुखलाल नियाज की प्रमुख रचना है। मुंत खबुत वारिक इनकी अन्य रचना है। ये पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है। तो सुख सागर किसके हैं, सुख सागर में विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग है और यह मुंशी सदा सुखलाल नियाज का प्रमुख ग्रंथ है। और मुंत खबुत वारिक इनकी अन्य रचना है। ये फोर्ट विलियम कॉलेज के से संबंधित है। मुंत खबुत वारिक और सुख सागर जो है किसकी है, सदा सुखलाल की है। मुंशी सदा सुखलाल नियाज की प्रमुख रचना है। और यह जो है सुख सागर जो है विषय विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग से संबंधित है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से एक कथन है और दूसरा कारण यह है। कथन है कि भारतीय हिंदी युग के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया था। क्योंकि भारतीय हिंदी युग के सभी लेखक पत्रकार थे, उपयुक्त वक्तव्यों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्प सही उत्तर चुनिए। तो सी सही जवाब है, ए और आर दोनों सही तथा एक ही सही व्याख्या आर है कि भारतीय हिंदी युग के सभी लेखक पत्रकार थे। क्योंकि भारतीय हिंदी युग के सभी लेखक भारतीय हिंदी युग के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया था। क्योंकि भारतीय हिंदी युग के सभी लेखक पत्रकार थे, उपयुक्त वक्तव्यों के आधार नीचे सही है। 70 क्वेश्चन है, हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले कौन है, दयानंद सरस्वती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद सितारेंद्र, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले कौन से कवि हैं, तो हिंदी को आर्य भाषा देने वाले प्रथम जो हैं दर्जा देने वाले दयानंद सरस्वती हैं। हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले दयानंद सरस्वती हैं। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया था।
इसमें इन्होंने संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा को प्रमुखता प्रदान की। तो हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले दयानंद सरस्वती हैं, और दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया था, और इसमें इन्होंने संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा को प्रमुखता प्रदान की। 71 क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, दक्कनी हिंदी, अपभ्रंश। तो खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? तो यह अपभ्रंश भाषा से जो है खड़ी बोली हिंदी का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है। खड़ी बोली का विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत निम्नलिखित बोलियां आती हैं: खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। तो खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? अपभ्रंश से, हमने बताया। और खड़ी बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। यह सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत निम्नलिखित बोलियां आती हैं: खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। 72 क्वेश्चन है कि राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? प्रजाहितैषी, हिंदी प्रदीप, उदंत मार्तंड, विश्वामित्र। तो राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र प्रजाहितैषी है। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? प्रजाहितैषी। अन्य पत्र और उनके संपादक निम्नलिखित हैं। हिंदी प्रदीप की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट है हिंदी प्रदीप के संपादक। उदंत मार्तंड की बात करें तो जुगल किशोर संपादक हैं। विश्वामित्र जो है कृष्णचंद्र अग्रवाल जो है ये संपादक हैं विश्वामित्र के। तो प्रजाहितैषी के जो है संपादक राजा लक्ष्मण सिंह है। प्रजाहितैषी के संपादक राजा लक्ष्मण सिंह। और फिर हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, उदंत मार्तंड, जुगल किशोर, और विश्वामित्र के संपादक कौन है? कृष्णचंद्र अग्रवाल जो है विश्वामित्र के संपादक हैं कृष्णचंद्र अग्रवाल। और राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित जो है प्रजाहितैषी है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? गीत गोविंदानंद, भारतेंदु, नागरी नीरद प्रेमघन, पृथ्वीराज प्रयाण, राधा कृष्णदास, आनंद मंजरी, बाल मुकुंद गुप्त। तो डी सही जवाब है कि सुमेलित नहीं है। आनंद मंजरी जो है बाल मुकुंद गुप्त का नहीं है, बल्कि गीत गोविंदानंद की बात करें तो यह भारतेंदु की रचना है, गीत गोविंदानंद। नागरी नीरद जो है, नागरी नीरद क्या है? नागरी नीरद प्रेमघन की रचना। पृथ्वीराज प्रयाण, पृथ्वीराज प्रयाण जो है राधा कृष्णदास द्वारा। तो गीत गोविंदानंद, भारतेंदु, नागरी नीरद प्रेमघन, पृथ्वीराज प्रयाण, राधा कृष्णदास। आनंद मंजरी जो है बाल मुकुंद गुप्त का नहीं है। दिए गए विकल्पों में आनंद मंजरी बाल मुकुंद गुप्त का सुमेल असंगत है। इसका संगत विकल्प जो है आनंद मंजरी जो है त्रिलोक सिंह ठकुरेला है। त्रिलोक सिंह जो है ठकुरेला है आनंद मंजरी के रचना। इनका जन्म जो है 1 अक्टूबर 1966 में नकला मिस्रिया हाथरस में हुआ था। इन्होंने कुंडलीय छंद को पुनर्स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत त्रिलोक सिंह ठकुरेला ने कुंडलीय छंद को नए आयाम देने का सराहनीय प्रयास किया। तो गीत गोविंदानंद, भारतेंदु, नागरी नीरद प्रेमघन, पृथ्वीराज प्रयाण जो है राधा कृष्णदास, आनंद मंजरी जो है त्रिलोक सिंह ठकुरेला है। और इनका जन्म जो है 1 अक्टूबर 1966 में नगला मिस्रिया हाथरस में हुआ था। इन्होंने कुंडलीय छंद को पुनर्स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत त्रिलोक सिंह ठकुरेला ने कुंडलीय छंद को नए आयाम देने का सराहनीय प्रयास किया है। 74 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, पद्मावती, विशस्य विस्मौषधम या बादशाह दर्पण। तो इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? तो पद्मावती की रचना, पद्मावती जो है ये किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और भारतेंदु की रचना जो है वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, विशस्य विस्मौषधम और बादशाह दर्पण, ये सभी रचना जो है भारतेंदु की रचना है। पद्मावती भारतेंदु की रचना नहीं, बल्कि यह पद्मावती राधा कृष्णदास द्वारा रचित नाटक है पद्मावती। तो पद्मावती जो है ये राधा कृष्णदास द्वारा रचित क्या है? नाटक है। राधा कृष्णदास के अन्य नाटक दुखनी बाला हैं और महाराणा प्रताप इत्यादि अन्य सभी रचनाएं भारतेंदु द्वारा रचित नाटक हैं। तो राधा कृष्णदास के नाटक जो है पद्मावती है और दुखनी बाला है, महाराणा प्रताप इत्यादि जो है रचना, ये सभी रचना जो है राधा कृष्णदास द्वारा है।
और वैद की हिंसा हिंसा न भवति विशस्य विस्मोदम मौषधम बादशाह दर्पण, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। 75 क्वेश्चन है कि बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया? तो बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक जो है कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है? रहस्य कथा या कृतांत, गुप्तचर, एज यू लाइक इट। तो इसका सही जवाब जो है बी सही है, कृतांत के नाम से। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक जो है कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है? तो बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक जो कैटो है उसका अनुवाद कृतांत के नाम से किया है। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन नाटक कैटो का अनुवाद जो है कृतांत नाम से किया। ये इन्होंने भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की। भाषा हरिश्चंद्र चंद्रिका के लेखकों में से थे, जबकि रहस्य कथा जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो क्या कहा गया कि बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन नाटक कैटो का अनुवाद कृतांत जो नाम से किया है, और ये इन्होंने भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की। भाषा हरिश्चंद्र चंद्रिका के लेखकों में से थे, और जबकि रहस्य कथा जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। 76 क्वेश्चन है कि प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है? प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता सरलता, क्लिष्टता, गंभीरता या विनोदप्रियता है। तो प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता जो है विनोदप्रियता है। क्या है? विनोदप्रियता, डी सही है। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता जो है विनोदप्रियता है। इनके प्रमुख निबंध जो है समझदार की मौत। क्या है? प्रमुख निबंध जो है प्रताप नारायण मिश्र की समझदार की मौत, आप बात, मनोयोग, मुच्छ, घूरे के लत्ता बीने, कनातन के डोल बांधे इत्यादि। तो समझदार की मौत, आप बात, मनोयोग, मुच्छ, घूरे के लत्ता बीने, कनातन के डोल बांधे इत्यादि। ये सभी रचना जो है प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता विनोदप्रियता थी। 77 क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग का एक और नाम है। क्या नाम है? संक्रांति काल, संधि काल, जागरण सुधार काल या गद्य काल। तो द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है? जागरण सुधार काल नाम है। द्विवेदी युग का एक अन्य नाम जो है जागरण सुधार काल है। ये द्विवेदी युग का नामकरण डॉक्टर नगेंद्र ने दिया है, जागरण सुधार काल। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग का नाम नई धारा द्वितीय उत्थान रखा है। रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग का नाम क्या रखा? तो नई धारा द्वितीय उत्थान रखा है। द्विवेदी युग की समय सीमा सन 1900 से 1918 ईस्वी तक मानी जाती है। अगर डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो इन्होंने द्विवेदी युग का नाम जो है जागरण सुधार काल रखा। अगर रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो द्विवेदी युग का नाम इन्होंने नई धारा द्वितीय उत्थान रखा है, और द्विवेदी युग की समय सीमा जो है 1900 से 1918 तक मानी जाती है। 78 क्वेश्चन है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। 1890, 1893, 1900, 1903। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने 1903 ईस्वी में। सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ जो है सन 1900 से हुआ। उस समय इसके संपादक जो थे श्याम सुंदर दास थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन जो है 1903 से 1920 तक किया था। अगला क्वेश्चन है कि 69 द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? तो द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? गद्यात्मकता, काव्यात्मकता, वैचारिकता या इतिवृत्तात्मकता। तो द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? काव्यात्मकता जो है द्विवेदी युगीन साहित्य में प्रमुखता नहीं है इसकी, बल्कि गद्यात्मकता है, वैचारिकता भी है, इतिवृत्तात्मकता, ये सभी हैं द्विवेदी युगीन साहित्य में। द्विवेदी युगीन साहित्य में काव्यात्मकता प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है। द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति इतिवृत्तात्मकता है। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। 80 क्वेश्चन है कि राजपूती आन की कथा है सिद्धराज, रंग से भंग या पंचवटी साकेत। राजपूती आन की कथा है, तो इसका सही जवाब जो है रंग से भंग है। राजपूती आन की कथा जो है तो रंग से भंग काव्य की विषय वस्तु है। रंग से भंग काव्य के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं रंग से भंग काव्य के लेखक।
और राजपूती यान की कथा जो है ये रंग से भंग काव्य की विषय वस्तु है। रंग से भंग काव्य के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रमुख रचना है जयद्रथ वध है, किसान भी इनकी रचना है, भारत भारती, झंकार, पंचवटी। ये सभी रचनाएं जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित हैं। और राजपूती यान की कथा जो है रंग से भंग से संबंधित है, विषय वस्तु है रंग से भंग। काव्य के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। जयद्रथ वध, किसान, भारत भारती, झंकार, पंचवटी इत्यादि इनकी रचनाएं। 81 क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामनीकांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया। तो भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर, कामनीकांत किन्हें कहा गया द्विवेदी युग में? नाथूराम शर्मा शंकर को, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। नाथूराम शर्मा शंकर को जो है द्विवेदी युग का वह साहित्यकार है जिन्हें कविता कामनीकांत कहा गया, भारतेंदु, प्रगेंदु तथा साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। अनुराग रत्न है, अनुराग रत्न इनकी रचना है नाथूराम शर्मा शंकर की। शंकर सरोज है, शंकर सर्वस्व है, गर्भरंडा रहस्य। अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, गर्भरंडा रहस्य। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना भक्ति सर्वस्व है, भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान हो गया, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, होली हो गई इनकी रचना, वर्षा विनोद, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी इत्यादि। रामधारी सिंह दिनकर की बात करेंगे तो रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम के प्रतीक्षा, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू इत्यादि। तो इतिहास के आंसू भी इनकी रचना है रामधारी सिंह दिनकर के। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम के प्रतीक्षा, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू इत्यादि। निराला की रचना अनामिका, परिमल, तुलसीदास, अणिमा, बेला, अर्चना, आराधना, शांति काकली, ये सभी रचना निराला की है। अनामिका, परिमल, तुलसीदास, अणिमा, बेला, अर्चना, आराधना, शांति काकली इत्यादि। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है? रामचरित उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक या ठाकुर गोपाल शरण सिंह। तो सी सही है। गोल्ड स्मिथ की कृति जो है ट्रैवलर का अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया है। श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित अन्य रचनाएं, अनुदित रचना गडरिये और दार्शनिक। अनुदित रचना क्या है? गडरिये और दार्शनिक। मूल रचना जो है सेफर्ड एंड फिलासफर, और मूल रचनाकार कौन है? गोल्ड स्मिथ। एकांतवासी योगी, मूल रचना हर्मिट और गोल्ड स्मिथ मूल रचनाकार। विजर्ड ग्राम, डेजर्टेड विलेज, मूल रचना और गोल्ड स्मिथ मूल रचनाकार। ऋतु संहार, मूल रचना ऋतु संहार है और मूल रचनाकार कालिदास। तो गडरिया और दार्शनिक शेफर्ड एंड फिलासफर गोल्ड स्मिथ, एकांतवासी योगी हर्मिट गोल्ड स्मिथ, और उजड़ ग्राम जो है डेजर्टेड विलेज गोल्ड स्मिथ। ऋतु संहार जो है ऋतु संहार कालिदास। और गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया? तो श्रीधर पाठक ने किया था। त्रिशूल उपनाम किसका है? सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, रामनरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो डी सही है। त्रिशूल गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम है। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जो है अधैर्य का कवि, समय सूर्य का कवि कहे जाते हैं। तो त्रिशूल उपनाम किसका है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हमने बताया। और सुमित्रा नंदन पंत जो है प्रकृति का सुकुमार कवि, रामधारी सिंह दिनकर जो है अधैर्य का कवि और समय सूर्य का कवि कहा जाता है। 84 क्वेश्चन है। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हरिऔध, सत्यनारायण कविरत्न, श्रीधर पाठक या रत्नाकर। तो ब्रज कोकिल के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? ब्रज कोकिल के नाम से जो है सत्यनारायण कविरत्न जो है ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है सत्यनारायण कविरत्न। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि सत्यनारायण कविरत्न है। अन्य कवियों के उपनाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय उपनाम हरिऔध है, श्रीधर पाठक का कवि भूषण उपनाम है, और जगन्नाथ दास का रत्नाकर उपनाम है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक का विभूषण, जगन्नाथ दास रत्नाकर, और ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि सत्यनारायण कविरत्न है। अगला क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए।
वीर पंचरत्न मुकुटधर पांडे, उलाहना पंचक गिरधर शर्मा नवरत्न, मातृवंदना अमीर अली मीर, कानन कुसुम लाला भगवान दीन। तो इसका सी सही जवाब है। वीर पंचरत्न की बात करें तो इसके रचनाकार लाला भगवान दीन है, वीर पंचरत्न के रचनाकार। उलाहना पंचक अमीर अली मीर की रचना है, उलाहना पंचक। मातृवंदना गिरधर शर्मा नवरत्न की रचना है। और कानन कुसुम के किसकी रचना है? मुकुटधर पांडे कानन कुसुम। वीर पंचरत्न तो लाला भगवान दीन वीर पंचरत्न के रचनाकार। वीर पंचरत्न के रचनाकार कौन है? लाला भगवान दीन। उलाहना पंचक अमीर अली मीर, मातृवंदना गिरधर शर्मा नवरत्न और कानन कुसुम के रचनाकार कौन है? मुकुटधर पांडे। तो वीर पंचरत्न लाला भगवान दीन, वीर पंचरत्न के रचनाकार कौन है? तो लाला भगवान दीन। उलाहना पंचक के रचनाकार कौन है? अमीर अली मीर जो है उलाहना पंचक के रचनाकार हैं। मातृवंदना के रचनाकार कौन है? गिरधर शर्मा नवरत्न है। कानन कुसुम के रचनाकार मुकुटधर पांडे। तो सही जवाब जो है वीर पंचरत्न के रचनाकार लाला भगवान दीन, उलाहना पंचक के रचनाकार अमीर अली मीर, मातृवंदना के रचनाकार गिरधर शर्मा नवरत्न और कानन कुसुम के रचनाकार जो है मुकुटधर पांडे। उद्धव शतक 86 क्वेश्चन है कि उद्धव शतक में छंद कितने हैं? उद्धव शतक में छंद 116, 120, 130, 135। तो उद्धव शतक में छंद की बात करें तो ये 116 है। उद्धव शतक में 116 छंद हैं। इसके लेखक कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं और ये उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते थे। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ क्या है? गंगा अवतरण है, हरिश्चंद्र है, हिंडोला, कलकाशी, वीराष्टक। ये सभी रचनाएं जो हैं किसके हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर के हैं। और उद्धव शतक भी इनकी रचना है, जगन्नाथ दास रत्नाकर के गंगा अवतरण, हरिश्चंद्र, हिंडोला, कलकाशी और वीराष्टक। ये सभी रचनाएं जो हैं किसके हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर के हैं। ये उर्दू में जकी उपनाम से जो है कविता करते थे। और उद्धव शतक में 116 छंद हैं। उद्धव शतक में कितने हैं? 116 छंद। और उर्दू में ये जकी उपनाम से कविता करते थे और इनकी रचना उद्धव शतक, गंगा अवतरण, हरिश्चंद्र, हिंडोला, कलकाशी, वीराष्टक है। 87 क्वेश्चन है कि छायावाद शब्द प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रामविलास शर्मा, मुकुटधर पांडे, नामवर सिंह, जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद शब्द प्रयोग सबसे पहले किया था मुकुटधर पांडे ने, मुकुटधर पांडे। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता जो है मुकुटधर पांडे को माना जाता है। मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित किया। तो छायावाद शब्द प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो मुकुटधर पांडे को माना जाता है। मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित किया। 88 क्वेश्चन है छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकते हैं? विशेषण विपर्य, स्वच्छंद भावावेश, मूर्त विधान, इतिवृत्तात्मकता। तो इसका इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो ए सही है, 1, 2 और 3। कौन कौन से सही है? 1, 2 और 3। तो विशेषण विपर्य है छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं। विशेषण विपर्य और स्वच्छंद भावावेश है, विशेषण विपर्य है। और स्वच्छंद भावावेश और मूर्त विधान जो है 1, 2, 3 सही है। नीचे दिए गए प्रश्न के अनुसार विशेषण विपर्य, स्वच्छंद भावावेश और मूर्त विधान छायावाद की विशेषताएं हो सकती हैं। 89 क्वेश्चन है कलाधर कवि का आरंभिक उपनाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत, रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला। तो कलाधर कवि का आरंभिक उपनाम जो है जयशंकर प्रसाद का है, आरंभिक उपनाम है। अन्य कवियों के उपनाम सुमित्रानंदन पंत की बात करें तो प्रकृत का सुकुमार कवि, रामकुमार वर्मा एकांकी सम्राट कहे जाते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी उपनाम जो है निराला है। 90 क्वेश्चन है कि क्या कामायनी की श्रद्धा का प्रतीक है? कामायनी की श्रद्धा किसका प्रतीक है? बुद्धि, मन, हृदय, आनंद। तो कामायनी की श्रद्धा जो है ये हृदय का प्रतीक है। श्रद्धा कामायनी की श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का प्रतीक है। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी में 15 सर्ग है। कामायनी के पात्र एवं प्रतीक निम्नलिखित है। तो पात्र जो है मनु मन का प्रतीक है और श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक है और ईड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक, कुमार जो है मानव का प्रतीक। तो मनु मन का, श्रद्धा हृदय, ईड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक, कुमार जो है मानव का प्रतीक है।
तो कामायनी की श्रद्धा का प्रतीक है हृदय है, सी सही है। अगला क्वेश्चन है साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ? प्रसाद का, निराला, दिनकर या हरिओद? साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? प्रसाद, निराला, दिनकर या हरिओद की? तो निराला की सर्वाधिक विरोध जो है साहित्यिक क्षेत्र में हुआ है। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध निराला का हुआ था। निराला जो है छायावाद के प्रमुख कवि हैं। निराला की रचनाएं जो है अनामिका है, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, नयपत्य, आराधना, शांति काकली। तो साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ? निराला का भाई। और इनकी रचना अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, नयपत्य, आराधना, शांति काकली रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना वन मिलन है, प्रेम राज्य है, अयोध्या का उद्धार, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू लहर, कामायनी। रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो हुंकार है इनकी रचना। कुरुक्षेत्र, श्यामधेनी, क्षमाधेनी, रश्मिरति, दिल्ली हो गया इनकी रचना। आत्मा की आंखें, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू, ये सभी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कौन कौन सी? हुंकार, कुरुक्षेत्र, श्यामधेनी, रश्मिरति, दिल्ली, आत्मा की आंखें, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। हरिओद की बात करें तो इनकी रचना कृष्ण शतक है, ऋषिक रहस्य, चोखे चौबदे, पद्म प्रसून, रस कलश, फूल पत्ते, कल्पलता, ग्राम गीत। कृष्ण शतक, ऋषिक रहस्य, चोखे चौबदे, पद्म प्रसून, रस कलश, फूल पत्ते, कल्पलता, ग्राम गीत हरिओद की रचना है। 12वें क्वेश्चन है कि अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। कौन प्रभावित थे? तो सी सही जवाब है, सुमित्रानंदन पंत है। अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। छायावाद के प्रमुख कवि और उनके दर्शन निम्नलिखित हैं। तो अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे सुमित्रानंदन पंत। और कवि और दर्शन की बात करें तो सुमित्रानंदन पंत जो है अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। छायावाद के प्रमुख कवि और उनके दर्शन निम्नलिखित हैं। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की बात करें तो ये वेदांत दर्शन से प्रभावित थे। महादेवी वर्मा की बात करें तो ये बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो ये शैव दर्शन से प्रभावित थे। 93 क्वेश्चन है कि तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रमदन देखूं, यह पंक्ति है। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रमदन देखूं, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रमदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है? निराला, अज्ञेय, महादेवी या बच्चन का। तो यह महादेवी की पंक्ति है कि तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रमदन देखूं, यह पंक्ति जो है महादेवी की है। महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख कवित्री हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, शांतिगीत, यामा अन्य कवियों की प्रमुख पंक्तियां हैं। निराला की पंक्ति की देखें तो शक्ति की करो मौलिक कल्पना, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। बच्चन की पंक्ति मैं जीवन में कुछ ना कर सका, जग में अंधियारा छाया था। मैं जीवन में कुछ ना कर सका, जग में अंधियारा छाया था। यह बच्चन सिंह की पंक्ति है। अज्ञेय की पंक्ति मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। तो अज्ञेय की पंक्ति है। और तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, तो ये महादेवी की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? नरेंद्र शर्मा, रामकुमार वर्मा, बच्चन या अंचल। तो इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? रामकुमार वर्मा जो है ये उत्तर छायावादी कवि नहीं है, बल्कि नरेंद्र शर्मा, बच्चन और अंचल ये सभी जो है उत्तर छायावादी कवि हैं। नरेंद्र शर्मा, बच्चन और अंचल। रामकुमार वर्मा जो है उत्तर छायावादी कवि नहीं है। दिए गए विकल्पों में रामकुमार वर्मा उत्तर छायावादी कवि नहीं, जबकि रामकुमार वर्मा छायावादी कवि हैं। ये छायावाद के लघुत्रय में आते हैं। छायावादी लघुत्रय में निम्नलिखित कवि आते हैं: रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा। छायावादी लघुत्रय में आते हैं ये रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा और भगवती चरण वर्मा। 95 क्वेश्चन है प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, हिंदी भाषी प्रांतीय। तो प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है प्रगतिशील लेखक संघ।
भारत में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन जो है लखनऊ में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने किया था। तो प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? मुंशी प्रेमचंद ने किया था। 96 क्वेश्चन है कि हिंदी काव्य में मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं रामेश्वर शुक्ल, अंचल, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो हिंदी काव्य में मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं रामेश्वर शुक्ल, अंचल मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचना है रामेश्वर शुक्लांचल के चढ़ती धूप, अपराजिता, मधुलिका, लाल चूनर और किरण बेला, वर्षांत के बादल। ये सभी रचना जो है रामेश्वर शुक्ल अंचल के हैं और ये मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। चढ़ती धूप, अपराजिता, मधुलिका, लाल चूनर, किरण बेला, वर्षांत के बादल। हरिवंश राय बच्चन के रचना की बात करें तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, एकांत संगीत, ये सभी हरिवंश राय बच्चन की कृति है। सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन, चिदम्बरा, युगपथ, ये सभी रचनाएं जो हैं सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। कौन कौन सी? उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन, चिदम्बरा, युगपथ। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो इनकी रचना उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, कामायनी, ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम और प्रेम पथिक, कामायनी, ये सभी रचनाएं जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रगतिवाद का आधार है रहस्यवाद, हालावाद या प्रकृतिवाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो प्रगतिवाद का आधार क्या है? रहस्यवाद, हालावाद या प्रकृतिवाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो इसका सही जवाब जो है डी सही जवाब है। द्वंद्वात्मक जो है भौतिकवाद जो है प्रगतिवाद का क्या है? आधार है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? प्रगतिवाद का आधार है। लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुंशी प्रेमचंद थे और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है प्रगतिवाद का आधार है। 58 क्वेश्चन है कि त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह, त्रिलोकीनाथ, त्रिमूर्ति सिंह, मनमोहन सिंह। तो त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या था? वासुदेव सिंह था। गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान भी कहा है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को क्या कहा? अवध का किसान भी कहा है। त्रिलोचन की प्रमुख रचनाएं तो धरती है, इनकी रचनाएं गुलाब और बुलबुल है, गुलाब और बुलबुल, दिगंत है, ताप के ताए हुए दिन है, शब्द है, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान तुम्हें सौंपता हूँ, ये सभी रचनाएं त्रिलोचन की हैं। धरती हो गया, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, ताप के जो है ताए हुए दिन, शब्द उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान तुम्हें सौंपता हूँ, उस जनपद का कवि हूँ, ताप के ताए हुए दिन, दिगंत, धरती, गुलाब और बुलबुल, मैं उस जनपद का कवि हूँ, शब्द, ये सभी रचनाएं, अर्घान तुम्हें सौंपता हूँ, ये सभी रचनाएं जो हैं त्रिलोचन की हैं। और वास्तविक नाम इनका क्या है? वासुदेव सिंह है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं? तो मुक्ति मार्ग भारत भूषण अग्रवाल, पिघलते पत्थर रांगे राघव, अजय खंडहर निराला, प्रलय सृजन शिवमंगल सिंह सुमन। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सी सुमेलित नहीं, अजय खंडहर जो है निराला का नहीं है, बल्कि मुक्ति मार्ग जो है भारत भूषण अग्रवाल का है। मुक्ति मार्ग जो है भारत भूषण अग्रवाल, पिघलते पत्थर जो है रांगे राघव और प्रलय सृजन जो है ये शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। मुक्ति मार्ग भारत भूषण अग्रवाल, पिघलते पत्थर जो है रांगे राघव, प्रलय सृजन शिवमंगल सिंह सुमन। अजय खंडहर जो है निराला सुमेलित नहीं है, इसका सही सुमेल अजय खंडहर का रांगे राघव है। तो अजय खंडहर रांगे राघव की रचना, पिघलते पत्थर भी रांगे राघव, मुक्ति मार्ग भारत भूषण अग्रवाल और प्रलय सृजन जो है शिवमंगल सिंह सुमन है। अगला क्वेश्चन है कि 100वां है कि इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? तो पाषाणी, रविंद्र के प्रति, चंदना
और कला और बूढ़ा चांद। तो इनमें से कौन सा नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? तो कला और बूढ़ा चांद ये संबंधित नागार्जुन से नहीं है, बल्कि पाषाणी, रवींद्र के प्रति, चंदना, ये सभी रचना जो है नागार्जुन की रचना है। पाषाणी, रवींद्र के प्रति, चंदना, ये सभी रचना किसकी है? ये सभी रचना जो है नागार्जुन की है। रवींद्र के प्रति, पाषाणी, चंदना। कला और बूढ़ा चांद जो है नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है, यह सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचना है। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंदन पंत की रचना, और पाषाणी, रवींद्र के प्रति, चंदना, ये सभी रचना जो है नागार्जुन की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की रचना की बात करें तो स्वर्ण किरण है इनकी रचना। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, ये सभी रचनाएं जो है सुमित्रानंदन पंत की हैं। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य आदि। और नागार्जुन की रचना पाषाणी, रवींद्र के प्रति, चंदना, कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है।